प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बानी पीटीआई ने आज अडियाला जेल में साबिक DGISI फैज हमीद की हिरासत पर ऐसी गुफ्तगू की जिससे पता चलता है कि बानी पीटीआई के फैज हमीद के बारे में अब भी क्या ख्यालात हैं। उनका कहना था जनरल फैज हमीद हमारा असासा थे, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। वो बार बार जनरल बाजवा को कहते रहे जनरल फैज हमीद को ना हटाएं, वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ इंगेज थे। जनरल फैज ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान को मेरे पास लेकर आए थे। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भी शर्त थी कि जनरल फैज को हटाएं। जनरल फैज को हटाने पर उनकी जनरल बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। बानी पीटीआई का कहना था कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज का 9 मई वाकयात से बराह रास्त ताल्लुक है। अगर 9 मई जनरल फैज ने करवाया तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा है फौज इंटरनल एहतसाब कर रही है, अगर ये एहतसाब कर ही रहे हैं तो फिर सबका करें। इसी बातचीत में बानी पीटीआई ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है, उनका साबिक DGISI से कोई ताल्लुक नहीं। अगर फौज जनरल रिटायर्ड फैज का एहतसाब करना चाहती है तो करे, उनका फैज हमीद से कोई लेना देना नहीं। इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल के लिए सवाल, फैज हमीद हमारा असासा हैं, उन्हें ज़ाया कर दिया गया। बानी पीटीआई साबिक DGISI के खिलाफ कार्रवाई। क्या बानी पीटीआई फैज हमीद की हिमायत करके अपनी मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं? शहजाद चौधरी साहब, ये गुफ्तगू इस वक्त में, इस टाइमिंग में की जानी चाहिए, आसानी देगी, मुश्किल करेगी? अच्छा, फिर से वो बानी पीटीआई की तरफ हम चले जाते हैं हर सवाल में। उसको जरा छोड़िए, थोड़ा सा जरा इस चीज पे बात कर लेते हैं कि असासा बनते कैसे हैं, ये असासा हो कैसे जाते हैं। ये असासा इस तरह हो जाते हैं कि जब आप कहते हैं कि मुझ में, मैं बैठा हूं, उठने की अहलियत नहीं है, मुझे जरा हाथ दे के खड़ा कर दो। फिर कहते हैं कि मुझे पकड़ के वहां तक ले जाओ, मुझ में चलने की अहलियत नहीं है, सकत नहीं है, सहारा दे दो, दोनों बाजुओं से पकड़ लो। फिर कहते हैं मुझे कुर्सी पे बिठा दो क्योंकि मैं उसके अलावा वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा। फिर कुर्सी पे बैठने के बाद कहते हैं कि आप कुर्सी के आसपास नजर ना आना, किसी को पता ना चले। जब मैं कहता हूं कि 1954 से ये काम शुरू हुआ है, उसका ये मतलब है। तो इसलिए सच को सच मान लेना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि जिनको जो शामिल, जो बुलाते हैं इनको, जो इनको शामिल करते हैं, देखिए 4 अदवार या 3 अदवार मार्शल लॉ के तो हमारे सामने है ना, क्लियरली, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिल्कुल। फौजी आए, जबरदस्ती आए, जोर से आए, आइन को हटा के रख दिया। जो बाकी जो आते हैं और बाकी मदद मांगते हैं और बाकी इनको शामिल करते हैं और बाकी असासा बनाते हैं, उसका किसने जिम्मेदारी लेनी है? शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, बिल्कुल हालिया तारीख पे आपका छोटा सा कमेंट। जी 1 मिनट, असासा हालिया था, मुझे पता है आप हालिया तारीख पे बात करना चाहती हैं, मैं जरा कुछ पिछले हिस्से का भी जवाब दे दूं ना जी। अच्छा, इसलिए दूसरी बात, अब आपका मतलब यह है कि असासा है। बानी पीटीआई ने कब कोई बात कभी सोच समझ, और अगर कर भी दी है तो अच्छी बात है। आए सर, यही तो पूछना चाह रही थी कि उनको पिक किया गया था, वो इतने सालों में ये पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी ना ले सके, कब क्या बोलना और कहां मोहतात हो जाना है। मेरी जिम्मेदारी में तो नहीं था। मैं तो पूछ रही हूँ सर। मैं तो नहीं था उसका उस्ताद। सर मैं तो जो उस्ताद है उससे पूछो उसको। हम तो उसके सबसे बड़े नाक़िदों में से थे जब वो हुकूमत में था, इसलिए मुझसे ना पूछिए उसके बारे में। कहने का मतलब ये है, हमारा मकसद, हमारा मसला पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की अफवाज का उसके अंदर जो रोल है, उस सालमियत को शोर कराना उसका है। अगर उसमें कोई जनरल है, कोई कप्तान है, कोई मेजर है, कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जो भी है, अगर उसने हिस्सा डाला है उसके अंदर, उसको कमजोर करने में, तो सजा का मुस्तहिक है जो उसको मिलनी चाहिए। दुरुस्त हो गया। ये हमारा सवाल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। असासा है या नहीं है? हर आदमी असासा होता है। हर आदमी जो अपने मुल्क और कौम के लिए जान देने के लिए तैयार होता है, वो असासा होता है। ठीक हो। हर वो ऐसा शख्स जो अपनी जात से हट के बढ़ के अपने मुल्क के लिए काम करता है, वो असासा होता है। लेकिन अगर वो साथ ही साथ ये हरकत करेगा तो उसके बाद उसको सजा भी उतनी ही मिलेगी। ठीक है जी। इफ्तिखार साहब, इन हालात में भी बानी पीटीआई की ये तकरार के वो जनरल फैज को नहीं हटाना चाहते थे और उनकी इस पर तलखी भी रही। ये फरमाइएगा कि ये दोस्ती को याद करने का इस सियासी एतबार से कोई मुनासिब वक्त है? बिल्कुल, उनका मकसद वही है। वो उनकी जितनी भी उनकी कार्रवाई थी, जो उनकी मेहनत है, वो उसको तस्लीम कर रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये हौसला दे रहे हैं उनको। अफसोस नहीं कर रहे और उनके लोगों को जो उनके साथ अभी कई जगह पे मौजूद होंगे, उनको पैगाम दे रहे हैं कि डटे रहो, कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा एहसास है और मैं हाजिर हूँ, मैं आने वाला हूँ, ये मेरा एहसास है। भला इसने लोगों को ला के बिठा दिया हो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के, उस बॉर्डर के ऊपर जो मोस्ट सेंसिटिव बॉर्डर है, लेकिन फिर भी ये मेरा एहसास है,
मैं तो शाबाश देता हूँ बानी पीटीआई को कि उनमें हिम्मत है, उनमें जुर्रत है, उनमें वल्वला है, उनमें इस्तकामत है, उसमें हौसला है कि वो कह रहे हैं ये मेरा सासा है, क्योंकि इसको मानने के साथ ये पैगाम नीचे तक जाएगा उन लोगों के पास जिनके नज़दीक वो फैज़ असासा है, जिनका माने फैज़ के भी तो चाहने वाले कहीं होंगे, तो ये पैगाम इस जरिए से वहां तक पहुंचाया जाएगा कि भाई डरो नहीं, मैं आने वाला हूं, ये कल जेल के दरवाजे खुले तो मैं नहीं होना है और मेरा असासा ये है। आसानी देंगे ऐसे बयानात, आसानी देंगे उनको? मैं इतने वाज़े तौर पे हैरान हो रही हूं आप। मैं वाज़े तौर पे कह रहा हूं कि एक शख्स जो क्लेम कर रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, दरवाजा खुलने के साथ वो एक आदमी के बारे में असासा कह रहा है, वो उसको असासा कहने के साथ पैगाम ये दे रहा है फैज के असासों को कि घबराना नहीं है, खड़े रहो जहाँ खड़े हो, बस मेरा ये असासा मेरे है, तुम इसके असासे हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं पाकिस्तान के उन लोगों को सलाम पेश करता हूँ जिनको आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ आनी शुरू होगी। ठीक, एक हमाद साहब, इमरान हुकूमत की तालिबान नवाज पॉलिसी के बुरे असरात रहे, मगर आज भी जब वो गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो फैज़ हमीद की उस पॉलिसी की भी हिमायत कर रहे हैं और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, यानी एक तरह से पॉलिसी को डिफेंड करते दिखाई देते हैं। काबुल में कौन चाय नोश कर रहा था, कौन कह रहा था घबराने की जरूरत नहीं, क्या कहा जा सकता है कि पॉलिटिकली राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं जब कोई बात और गुफ्तगू कर रही है, उनकी अपनी समझ से बालातर हो रहे हैं मामला? मेरे ख्याल असल में तो वो डिस्टेंस करना चाह रहे थे अपने आप को, जैसे उन्होंने कहा कि एहतसाब कीजिए इनका, अगर इन्होंने कोई गलत हरकत की है तो ज़रूर एहतसाब कीजिए। 9 मई में अगर इन्होंने करवाया है, मगर साथ ही ये भी कहा ना नुकसान कर दिया। हाँ, वैसे कितनी वो प्यारी बातें करते हैं, वो कहते हैं अगर इन्होंने करवाया 9 मई तो फिर आप इनको पकड़ लीजिए, एहतसाब कीजिए। हालांकि उन पर इल्ज़ाम ये नहीं है कि उन्होंने 9 मई करवाया, उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने आपको एड किया है, आपको असिस्ट किया, ये उन पर इल्ज़ाम है। अच्छा खैर, ये जो हमने असासा अफ़गान पॉलिसी देखी, ये हमें भी मालूम है अब, और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को भी बहुत अच्छी तरह मालूम है। वहाँ पर एक गुस्सा पाया जाता है उस दौरे के हवाले से, और जो हमने लोग वापस ला के यहाँ आबाद किए वो कोई सीक्रेट है? अब सबको मालूम है वो सवात में क्या होता है, ये जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं किस चीज़ पे एहतजाज करते हैं। बुनियादी मसला ये है कि ये इनकी पॉलिसी थी, ये जो असासा साहब थे ना, ये इनका मरकज़ी किरदार था और ये बाला अदा कर रहे थे। यानी किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान में पॉलिसी क्या बन रही है अफ़गानिस्तान पर, तालिबान के हवाले से, TTP के हवाले से। तो ये पॉलिसी असासा बनाते थे, मिस्टर असासा, और ये 1-2 लोगों को अपने साथ मालूम होती थी, किसी को मालूम नहीं थी। और फिर नीड टू नो बेसिस जो होती हैं इनकी, उस बुनियाद पर कुछ लोगों को शामिल किया गया और ये सारा सिलसिला दोबारा शुरू किया। और कहीं बाद में जाके पार्लियामेंट ने भी कुछ इस पर कह दिया था, मुझे याद पड़ता है। तो ये जी बात बुनियादी बात इसमें यह है कि बहुत सी सियासी जमातों को, जैसे उन्होंने जिक्र किया ना, 54 से ही मामला चल रहा है, 54 से चल रहा है, रिपब्लिकन पार्टी से चल रहा है, और बहुत सी जमातें यहाँ पर बनाई गई, बहुत से असासे तख्लीक किए गए, और उसमें हर बड़ी पार्टी भी और छोटी पार्टी भी शामिल है, बहुत कुछ हुआ। लेकिन जो PTI के साथ इन्होंने ज़्यादती की वो ये थी कि फैज़ हमीद साहब ने उसको एक डेस्क की तरह अपने चलाना शुरू कर दिया था। ये पहली दफ़ा हो रहा था कि आपके तमाम सियासी मुखालफीन जो हैं उनको संभालने की जिम्मेदारी हम पर है, हम इनका बंदोबस्त करेंगे। तो ये सारा खेल ही, यानी आवे का आवा बिगड़ा हुआ था, ये सारी खेल। दोस्तों, शहजाद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि ये मामला फिर आके पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ। ठीक है, एक पार्लियामेंट की कमेटी की आ गई या पार्लियामेंट के अंदर इसको डिस्कस किया गया और ये मामला बताया गया जब उनको वापस ला गए। और उस वक्त बिलावल भुट्टो ने वो आवाज उठाई इसके खिलाफ, ठीक, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जरदारी साहब के कहने पे आवाज वो खामोश कर दी गई। तो ये बहस में आया था मामला, लेकिन शायद वो एक ओपन सेशन नहीं था वो। ठीक है, ज़ैगम साहब, 2 रोज पहले बानी PTI ने कहा एहतजाज करेंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ नहीं, यह हालात ज्यादा बुरे, कौम इंतजार में है, लावा पक रहा है, तीली की जरूरत है, सब तबाह हो जाएगा, कॉल देने लगे हैं, लोग तैयार रहें। क्या आने वाले दिनों में वो ऐसे बयानात देने के काबिल रहेंगे? बयानात देने से उनको कौन रोक सकता है? बयानात तो वो देते रहेंगे, वो पॉलिटिकल लीडर हैं और बयानात देना उनका काम है। और जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है उस पर भी वो बात कर सकते हैं कि हालात बहुत संजीदा हैं, अवाम गुस्से में है। क्या अवाम उनकी कॉल पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये अलग बात है। अवाम स्पेंटेनियसली अपने तौर पे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये अवाम ने फैसला करना है। और एक सियासी लीडर के कहने पर अवाम ने फैसला करना है, तो ये फैसला भी अवाम ने करना है।
اب جہاں تک اثاثے کی بات ہے، دیکھیے جو اثاثے والا سوال تھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ اثاثہ تھے، انہوں نے کہا ہمارا اثاثہ، تو ہمارا کی تشریح نہیں کی کہ ہمارے سے کیا مراد ہے۔ اس قوم کا اثاثہ تو وہ نہیں تھے۔ جس طرح سے وہ سیاست میں کھلواڑ کر رہے تھے، عدلیہ میں کھلواڑ کر رہے تھے، میڈیا کا جو انہوں نے ستیہ ناش کیا، مذہبی معاملات میں جو انہوں نے کھڑبال کی، جو انہوں نے فیض آباد میں کیا، ججوں کو دھمکیاں دی، تو قوم تو انہیں کبھی اثاثے کے طور پر یاد نہیں رکھے گی۔ قوم کے لیے تو وہ کچھ ایسا نہیں چھوڑ گئے جس سے قوم کا فائدہ ہوا۔ پھر کیا وہ فوج کا اثاثہ تھے؟ فوج کے لیے جس طرح کہ انہوں نے مسائل پیدا کیے، جو سکینڈل نکل رہے ہیں، میرے خیال ہے فوج بھی ان کو اثاثہ نہیں سمجھے گی۔ تو آخر میں عمران خان خود ہی بچ جاتے ہیں کیا؟ لیکن سوال یہ ہے، واقعی کیا جنرل فیض حمید ISI کے ہیڈ ایک سیاستدان کا اثاثہ تھے؟ عمران خان یہ سمجھتے رہے کہ وہ ان کا اثاثہ ہے؟ میرا خیال ہے فیض حمید یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان ان کا اثاثہ ہے، اور یہ اثاثہ کھیلتے کھیلتے ایک کی چونچ اور ایک کی دم جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ تو میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ ہماری تمام اشرافیہ کو، وہ سیاسی ہو، وہ ریاستی ہو، کہ ہم سب جو ہیں، یا یہ سب جو ہیں، ہم تو پہلے ہی قومی اثاثہ ہیں، غریب آدمی تو ہوتا ہی قومی اثاثہ ہے، کہ یہ ہماری اشرافیہ کے لوگ بھی قوم کا اثاثہ